नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। संघ की स्थापना के 100 साल पूरे हो चुके हैं और इसको लेकर कई अलग अलग कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। आज एक बेहद विशेष कार्यक्रम था जिसका आयोजन किया गया, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कई बड़ी बातें कही। उन्होंने अपने संबोधन में आजादी के आंदोलन में संघ के योगदान गिनाए। उन्होंने ये भी कहा कि स्थापना के समय की चुनौतियां उस समय की अलग थी, आज की चुनौतियां अलग हैं। लेकिन देश हित में आरएसएस जिस शिद्दत से काम कर रहे हैं, उसका देश से के विकास में बेहद अहम योगदान है। शताब्दी समारोह में पीएम मोदी ने एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 100 रुपए का सिक्का भी जारी किया। पीएम मोदी ने कहा कि ये भारत के इतिहास में पहली बार है जब किसी सिक्के पर भारत माता की छवि उकेरी गई है। उन्होंने बताया कि इस 100 रुपए के सिक्के के एक तरफ राष्ट्रीय प्रतीक है, जबकि दूसरी तरफ है वरद मुद्रा, जिसमें सिंह पर विराजमान भारत माता की छवि है, जिसके सामने स्वयं सेवक समर्पण भाव से नतमस्तक हो रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ये विशेष रूप से डिजाइन किया गया सिक्का है और डाक टिकट राष्ट्र निर्माण में आरएसएस के योगदान को दर्शाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगठन के ऐतिहासिक संघर्ष और उसकी अडिग विचारधारा को रेखांकित किया। पीएम मोदी ने कहा कि चाहे संघ पर झूठे मामले दर्ज करने की कोशिश की गई हो या फिर इसे प्रतिबंधित करने के प्रयास किए गए हो, संघ के खिलाफ साजिश के बावजूद इस संगठन ने कभी भी अपने मन में कोई भी कड़वाहट नहीं पाली। पीएम मोदी ने कहा कि आरएसएस कभी कड़वा नहीं हुआ, क्योंकि हम एक ऐसे समाज का हिस्सा है जहां पर हम अच्छे और बुरे दोनों को स्वीकार करते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संघ की एकमात्र रुचि हमेशा राष्ट्र के प्रति प्रेम रही है। संघ, जिसे लाखों लोग सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी विचारधारा की रीढ़ मानते हैं, उसके खिलाफ अगर साजिश की बात सामने आती है तो इसका असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि देश के सामाजिक ताने बाने तक उसका असर जाता है। आइए आपको सुनाते हैं पीएम मोदी ने इस दौरान क्या कहा। साथियों, राष्ट्र साधना की इस यात्रा में ऐसा नहीं है कि संघ पर हमले नहीं हुए, संघ के खिलाफ साजिशें नहीं हुई। हमने देखा है कैसे आजादी के बाद भी संघ को कुचलने का प्रयास हुआ, मुख्य धारा में आने देने का और उसे न आने से रोकने का अनगिनत षड्यंत्र हुए। परम पूज्य गुरु जी को झूठे केस में फंसाया गया, उन्हें जेल तक भेज दिया गया। लेकिन जब पूज्य गुरु जी जेल से बाहर आए तो उन्होंने सहज रूप से कहा, और शायद इतिहास की तवारीख में ये भाव, ये शब्द एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तब परम पूज्य गुरु जी ने बहुत सहजता से कहा था, कभी कभी जीभ दांतों के नीचे आकर दब जाती है, कुचल भी जाती है, लेकिन हम दांत नहीं तोड़ देते, क्योंकि दांत भी हमारे हैं और जीभ भी हमारी है। तो आपने पीएम मोदी को सुना, अलग अलग बातें आपने उनकी सुनी। अब पीएम मोदी ने संघ के 100 साल के इतिहास पर कई बड़ी बातें कही और जिसमें कुछ ऐसी बातें भी थी जिसकी हर ओर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान साफ शब्दों में कहा कि संघ के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये साजिश रच कौन रहा है? विपक्ष, विदेशी ताकतें? अपने इस पूरे खास कार्यक्रम में पूछता है इंडिया में हम ऐसे ही कुछ सवाल उठा रखे हैं। पीएम मोदी के जो इधर की ओर इशारा किए गए उसके क्या मायने हैं? सवाल, क्या पीएम के बयान का विपक्ष को एक तरह से निशाना है? किस साजिश पर यह निशाना है? सवाल, संघ के खिलाफ ये साजिश है तो इसके पीछे आखिर कौन है? कौन है वो जो साजिशें रचता रहा है? क्या संघ विरोध चुनाव में बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जिनके जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे।
और हमारे साथ में तमाम खास मेहमानों का जो पैनल है, मैं आइए आपको जल्दी से मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में बीजेपी के नेता अनंत अमित जी मौजूद हैं, बीजेपी प्रवक्ता। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर जी इस दौरान मेरे साथ में मौजूद हैं। संजय मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ में इस दौरान मौजूद हैं। संजीव कौशिक जी भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ में इस दौरान जुड़ रखे हैं। जल्दी आपको टीवी स्क्रीन पर संजय राणा भी नजर आएंगे। मैं चर्चा की शुरुआत अनंत अमित जी आप ही से करना चाह रही हूँ। जरा समझाने की कोशिश कीजिए कि एक तो मौका बहुत खास था, आरएसएस को पूरे 100 वर्ष हुए और देश के अलग अलग मौक़ों पर आरएसएस की किस तरह से भूमिका रही है वो पूरी दुनिया जानती है। उनका योगदान हो, कई बार इस बीच विवादों के साथ में भी कई बार लोगों ने नाम जोड़ने की कोशिश की, बहुत अलग अलग तस्वीरें नजर आईं। लेकिन इस बीच पीएम मोदी ने जो बड़ी बातें कही कि कमजोर करने की कोशिश की गई, संघ के खिलाफ साजिशें रची, वो किस ओर इशारा था? देखिए नैना जी, सर्वप्रथम तो आज जिस तरीके से कल हम शताब्दी वर्ष मनाने जा रहे हैं, 0 से लेके और 100 तक का शिखर कोई भी संगठन इस तरीके से नहीं बिता सकता है। जिस तरीके से आरएसएस ने पूरे 100 वर्षों में अपने जो कार्यकाल में उन्होंने जो काम किया है, आरएसएस ने जमीन से लेके पूरे देश में, और आज़ादी से पहले 1925 में जब संघ की स्थापना की गई और आज हम 100 वर्ष मनाने जा रहे हैं, शताब्दी वर्ष मनाने जा रहे हैं, तो संघ के ऊपर कई आरोप भी लगे जैसा आप बता रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी संघ अपने जो कर्म था, कर्म से कभी भटका नहीं। हमारा संघ में एक वो कहते हैं ना, संघ अपने राष्ट्र के प्रथम के सिद्धांत और एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो हमारा लक्ष्य था, उस लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ते रहे। और जिस तरीके से अभी पूजा जी, आप नैना जी, आप ये चर्चा कर रहे हैं, तो मैं इस चर्चे पे यहां से, अभी कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है, पता नहीं आपने देखा होगा कि नहीं किया, जनहित पे जारी किया, सर्वनाक है। कांग्रेस को यह भी जानने की जरूरत है कि इसी कांग्रेस ने 1963 के गणतंत्र दिवस के पैरेड में आरएसएस को शामिल किया था। और दूसरी बात, क्योंकि बहुत पहले, हम आज तक संघ पे लगभग 4 बार बैन लगाए गए हैं, आजादी के पहले 1 बार और आजादी के बाद 3 बार। 1948 में भी संघ के ऊपर आरोप लगे, 1975 से 77 तक में, और 1992 में जब अयोध्या में जब बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना घटती है, तब कांग्रेस की सरकार होती है और संघ पे आरोप लगते हैं। और उसके बाद नैना जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 26/11 पे एक पुस्तक आ रही थी, जिस पुस्तक को बैन किया गया, उस पुस्तक में अगर तुकाराम ने अफजल कसाब को अगर नहीं पकड़ा होता, तो आज हिंदुस्तान में कांग्रेस जो स्क्रिप्ट लिख रही थी, उस स्क्रिप्ट का जो नायक था, उस नायक ने खुद कहा कि कांग्रेस के कहने पर जिस तरीके से, और उस पुस्तक के 190 नंबर पेज पर लिखा गया है कि जिस तरीके से आरएसएस और इजराइल जिस तरीके से हिंदुस्तान को बर्बाद करने की काम कर रहा है, उसका प्रमाण तब मिलता है जब श्रीमती प्रियंका गांधी जब पार्लियामेंट में जाती है और जब थैले पे लिखा होता है, तो यह पता चलता है कि कांग्रेस की साजिश आरएसएस के खिलाफ किस तरीके से पिछले कई वर्षों से चली आ रही है। लेकिन इसी कांग्रेस की आज के युवराज की दादी जी ने कभी इसी आरएसएस की तारीफ की थी, और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को संबोधित करते हुए शताब्दी वर्ष पे यह कहा कि जिस तरीके से आरएसएस काम कर रहा था, आज पूरी दुनिया को जानने की जरूरत है। और देश के लोगों ने भी देखा है, चाहे किसी भी तरह की कोई भी घटना हो, आरएसएस आपको पहले वहां पे मौजूद मिलता है। ठीक है, मेरे साथ टीवी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं तमाम अन्य जो खास मेहमान हैं वो भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संजय राणा जी भी जुड़ चुके हैं, संजय मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं। लेकिन मैं अब शिवानंद हुलियालकर जी का रुख कर रही हूँ। आप सभी मेहमानों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। संजय जी, शिवानंद जी, आपने सुना किस तरह से अनंत अमित जी ने एक एक करके तमाम बड़ी बातें कही, और पीएम मोदी ने जिस तरह से आरएसएस पर निशाना साधने या फिर कमजोर करने की जिन ताकतों का जिक्र किया, अनंत अमित जी के वक्तव्य से ही स्पष्ट हो जाता है कि उनका इशारा पूरा पूरा कांग्रेस की तरफ था। अब जो सोशल मीडिया पर पोस्ट की बात कही, उस पोस्ट को लेकर सीधे सीधे एक पोस्ट ये कहता है कि कांग्रेस फॉट फॉर फ्रीडम एंड आरएसएस स्टूड विद द ब्रिटिश। और भी बहुत से पोस्ट उनकी तरफ से कहे गए हैं। अनंत अमित जी ने कई बड़ी बातें कही हैं, क्या कहेंगे? गुड इवनिंग नैना जी और पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार जी सर। देखिए, आरएसएस अंग्रेजों के एजेंट और चाटुगिरी करते थे। आरएसएस अंग्रेजों के एजेंट थे। ये लोग अंग्रेजों के साथ मिलकर पहला देशद्रोही काम किया। महात्मा गांधी जी की हत्या किया, नथुराम गोडसे। मैं पुणे महाराष्ट्र से आता हूँ। पुणे में गोडसे इधर ही मेरे से 2 किलोमीटर दूरी पे गोडसे जी रहते हैं। ये पहला आतंकवादी हिंदू आतंकवादी है। आज भी आरएसएस में हिंदू आतंकवादी भरे पड़े हैं। ये लोगों ने हमेशा चाटुगिरी करना, मापी वीर सावरकर
शिवानंद जी, आप एक अलग परिभाषा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय चैनल पे बैठकर आप किसी को आतंकवाद जैसी बात की आप नहीं, शिवानंद जी पहले आप अपने शब्द वापस लीजिए। शिवानंद जी पहले आप अपने शब्द वापस लीजिए। आप ऐसे एक संगठन को आतंकवादी संगठन नहीं कह सकते हैं। मैं आपके कंटेम्प्ट करूंगा। नहीं शिवानंद जी पहले आप अपने शब्द को वापस लीजिए। शिवानंद जी आप आरएसएस जैसे संगठन को आप आतंकवादी संगठन नहीं कह सकते हैं। अगर देखिए शिवानंद जी, बीजेपी का, अरे शिवानंद जी आपको कुछ नहीं पता है। आप जहां से आपने डिबेट शुरू किया मैं वहीं पर आता हूं। आपने जिस गोडसे की बात की और आपकी 55 वर्षों तक सरकार रही और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने सरकार में कहा था कि अगर यदि आपको गोडसे अगर आतंकवादी लग रहा था, महात्मा गांधी का हत्यारा लग रहा था, तो आपकी सरकार ने जांच क्यों नहीं किया? आज तक 3 बार आपकी सरकार ने गोडसे के खिलाफ जांच किया, लेकिन आपकी सरकार यह साबित नहीं कर पाई कि गोडसे आरएसएस का व्यक्ति था। नरेंद्र मोदी, अमित शाह 40 पार्टी, अली बाबा 40 चोर पार्टी लेके चल रहे हैं। आपसे बड़ा चोर कौन हो सकता है? वही बोला मैंने। शिवानंद जी, हिंदू आतंकवादी है। मालेगांव बम ब्लास्ट हत्या देखिए क्या हुआ। मालेगांव में क्या हुआ? कर्नल पुरोहित हिंदू आतंकवादी यहाँ। अरे कोर्ट ने, न्यायालय ने क्या कहा? पूछना चाहते हैं बीजेपी को। शिवानंद जी न्यायालय ने क्या कहा मालेगांव कांड पर? कौन सा कार्रवाई किया? आपकी सरकार ने जो प्रताड़ित करने का काम किया शिवानंद जी, साध्वी को। आज भी राहुल गांधी जी को जान से खतरा है। आप राहुल गांधी जी को हाथ लगा के देखो, आपको चुन के हाल हो जाएगा। शिवानंद जी नेशनल टेलीविजन पर आप किस तरह से शब्दों का इस्तेमाल मोहल्ले की तरह बात कर रहे हैं? शिवानंद जी सुनिए। शिवानंद जी नेशनल टेलीविजन पे बैठकर आप धमकी दे रहे हैं क्या? ये देखिए, ये तरीका नहीं होता, ये तरीका नहीं होता बात करने का। देखिए पॉइंट वाइज बात कीजिए ना। राहुल गांधी जी को धमकी देने जा रहे जान से, इसलिए मैं आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी पूरी जिम्मेदारी लेके राहुल गांधी जी को प्रोटेक्शन देना चाहिए। अरे किससे धमकी दी बाबा? गांधी जी को बाल को भी धक्का नहीं लगना चाहिए। शिवानंद जी आप बड़ी बात कह रहे हैं नेशनल टेलीविजन पे बैठ के, किससे धमकी दी बताइए? अरे राहुल गांधी जी को गोली डालते बोला। अरे या बीजेपी केरल का प्रवक्ता। अरे बीजेपी, आप केरल कांग्रेस की बात कर रहे हैं, जो केरल कांग्रेस बिहार को बीड़ी कहता है। आप कैसी बातें कर रहे हैं शिवानंद जी? इस तरह से विचारधारा से युवा युवती को मैसेज। शिवानंद जी तर्क संगत बात करिए नेशनल चैनल पे बैठ के। शिवानंद जी तर्क संगत बात करिए। डिबेट करना है डिबेट करिए, मुद्दों पे बात करिए, मुद्दों से भटक के बात मत करिए। ठीक है। मैं रुक करना चाह रही हूँ संजीव कौशिक जी का। संजीव जी, हालांकि ये पहला ऐसा वाकया या पहली ऐसी तस्वीर हम ऐसा नहीं है कि हम देख रहे हो जब संघ वर्सेस विपक्ष नजर आता हो या फिर बीजेपी वर्सेस विपक्ष या संघ को लेकर ये एक अलग टकराव नजर आता हो। ये कहा जाए कि जब से संघ की स्थापना हुई तब से लेकर अभी तक अलग अलग मौकों पर यह विवाद नजर आया है, लेकिन पीएम मोदी का ये कहना कि संघ को लगातार खतरा रहा है, कई ताकतों ने कमजोर करने की कोशिश की, ये किस ओर इशारा था? आखिर वो कौन सी ताकतें थी? नैना, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि 100 साल पूरा होने पर संघ के लिए देश के प्रधानमंत्री जी मुखर हैं और वो चाहे डाक टिकट हो या फिर सिक्का हो वो जारी कर रहे हैं। लेकिन मूल बात यह है कि आखिर संघ आज के वक्त में इतनी प्रासंगिक क्यों हो गई है, इसके पीछे थोड़ा सा जाना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री 75 साल अभी पूरा नहीं करने वाले थे। देश के प्राचीर लाल किले से खड़े होकर के जब वो ये बात कहते हैं कि संघ सबसे बड़ी एनजीओ है, एनजीओ के तौर पे उन्होंने कहा, और संघ के बारे में जब वो गुणगान करते हैं उसी समय सारे लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि क्या ये 75 साल पूरे होने के बाद में जो रिटायरमेंट का प्लान है उसका एक्सटेंशन करने की कोशिश है क्या, और वो सफलता भी मिलती है उनको। कहने में हमें कोई लाव लपट नहीं है, और उसी की अगली कड़ी हम आज के वक्त में हमें दिखाई दे रहा है। संघ के प्रति इतना अचानक लचीला रुख, संघ के प्रति लगाव और लोगों के बीच में ले जाना, और संघ के प्रति इतना मुखर होकर के पक्ष में खड़े होना साफ दिखाई देता है कि संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो तलखियां बढ़ी थी बीच में, उसको सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री समझते हैं कि संघ कितनी बड़ी ताकत के साथ उनके पीछे खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी उनकी एक विंग है और मातृ संस्था के रूप में संघ को हम देखते हैं,
लेकिन सवाल यह है कि क्या संघ के बारे में जब स्कूलों के पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाने की बात हो रही है तो क्या वो सारी बातें पढ़ाई जाएंगी? क्या ये वही संघ है जो 52 साल तक अपने कार्यालय पर जिससे तिरंगा नहीं फहराया, ये पढ़ाया जाएगा पाठ्यक्रमों में? आजादी के महानायकों से नफरत करने वाले संघ के रूप में पढ़ाया जाएगा? बाबा साहब को अपशब्द कहने के लिए पढ़ाया जाएगा? या संविधान की प्रतियां जलाने वाले के रूप में आप पढ़ाएंगे? अब पढ़ाना तो पड़ेगा जब आप पढ़ाएंगे तो। सरदार पटेल द्वारा हिंसा और इनके नफरत वाले बयान के ऊपर या नफरती वाले अंदाज के ऊपर बैन लगाना, जिस तरह से सरदार पटेल ने बैन लगाया था, अंग्रेजों को चिट्ठी लिख करके आजादी के आंदोलन में उल्टे तरीके से अंग्रेजी फौज में लोगों को भर्तियां कराने वाले के रूप में जाना जाएगा या वो भी पढ़ाया जाएगा? तो ये तमाम तरह की बातें हैं। आप केवल एक पक्ष के बारे में बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये साफ दिखाई दे रहा है कि संघ से भारतीय जनता पार्टी और खास करके नरेंद्र मोदी जी के अपने तलखियों को सामान्य करने के बीच में पूरे हिंदुस्तान को संघ के पाठशाला के रूप में और संघ के नए तरीके से संघ को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इतिहास बड़ा निर्मम होता है। आप कुछ भी लिख लीजिए, लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आप करने का प्रयास क्या कर रहे हैं। जी ठीक है, मैं इसका जवाब संजीव कौशिक जी से लेना चाहूंगी। आपने जो बड़ी बातें कही संजीव जी, संजय मिश्रा जी ने कहा कि अगर शिक्षा में शामिल किया जाएगा, अगर इस पूरे स्कूल को ये उल्टा अच्छा माफ कीजिएगा संजय मिश्रा जी, माफ कीजिएगा। जी 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 संजय मिश्रा जी, जी जी अच्छा नहीं, हमारे साथ में संजय राणा जी भी हैं, संजय मिश्रा जी भी हैं। ये देखिए कितना अच्छा सहयोग है। संजय मिश्रा जी, आपसे मैं जरा समझने की कोशिश कर रही हूँ। जिस तरह से अभी संजीव कौशिक जी ने बड़ी बातें कही हैं कि पाठ्यक्रम में आरएसएस के कुछ हिस्सों को शामिल करने की बात है, आखिर कौन से हिस्सों को शामिल किया जाएगा? इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह से एक स्वयं सेवी के तौर पर लोग अपने आप को यहाँ पर बताते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में समाज सेवा के तौर पर संघ की भूमिकाएं सक्रिय रूप से नजर आई हैं, लेकिन विवादों से भी चोली दामन का नाता जैसा रहा है संघ का। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और उन विवादों से ऐसा नहीं है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्यों में जिन चीजों का किया है, जैसे उन्होंने कहा कि आरएसएस ने कभी कटुता को जन्म नहीं दिया। कटुता का जन्म तो आरएसएस ने 29 जनवरी 1948 को ही दे दिया, जब देश को आजाद कराने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी संत की हत्या होती है। और उस कारण से सरदार वल्लभ भाई पटेल ये निर्णय लेते हैं कि आरएसएस को बैन करना चाहिए। और तत्कालीन प्रमुख आरएसएस को अरेस्ट किया जाता है। बिना कारण तो नहीं हो सकता। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तो प्रशंसा करते हैं प्रधानमंत्री, फिर बाद में वही उन्हीं को ही बरी क्यों कर दिया गया? फिर बाद में उन्हीं को ही बरी क्यों कर दिया गया? आप कुछ कहिए। जी जी, फिर बाद में उन्हीं को बरी क्यों कर दिया गया? ठीक है, ये राजनीतिक रूप से लिया गया एक्शन हो, राजनीतिक रूप से ली गई पाबंदी या फिर गिरफ्तारियां हो, लेकिन उसके बाद में बरी कर दिया जाना अपने आप में वो भी तो सवाल खड़े करता है। नहीं, इसमें यदि मैं एक लाइन ऐड कर दूंगा तो शायद बवाल पहले ही हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं करना चाहता। मैं यही तो कह रहा हूं, आज के आरोप के ऊपर, जैसे मैं गृह मंत्री जी के बारे में कहूं कि उनके ऊपर भी आरोप था, वो बाहर थे, आज वो देश के गृह मंत्री हैं, है ना। तो आरएसएस के ऊपर भी एक आरोप था। वो उस वक्त के गृह मंत्री ने साफ गृह मंत्री प्रधानमंत्री तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू को वो पत्र लिखते हैं और ये कहते हैं कि भाई सीधा सीधा आरएसएस का हाथ इसमें नहीं है, परंतु महात्मा गांधी के मौत पे ये लोग जश्न मना रहे थे। ये मैं तो नहीं कह रहा हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री को लिख रहे हैं, वो अपने पत्र में ये चर्चा कर रहे हैं। तीसरी बात में आता हूं, आरएसएस की अहम भूमिका हो सकती है, मैं नहीं कहता। उनकी अच्छे कार्यों के लिए नेहरू ने भी प्रशंसा की है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी प्रशंसा कर रहे हैं, इंदिरा जी ने भी प्रशंसा की है। यदि आप अच्छा काम करोगे प्रशंसा होगी, बिल्कुल। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि सिर्फ जिस तरह के आरोप ये लगा रहे हैं कि जीभ की तरह दांतों से कुचलने का प्रयास किया गया आरएसएस को, ये काम तो आज हो रहा है, आज हो रहा है विपक्ष को कुचलने का। मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है इस बात पे कि जो काम आज आप कर रहे हैं वो एक मजबूत लोकतंत्र की स्थापना करने वाले लोगों के सर पे आप डालना चाहते हैं। ठीक है, वो नेहरू के ऊपर आप डालना चाहते हैं आरएसएस को कुचलने का आरोप, आप उस पे लगाना चाहते हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बावजूद भी। ठीक है, मैं संजय राणा जी का भी रिएक्शन ले लेती हूं। अपने मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं।
संजय राणा सुन जी, लीजिए जी जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जम्मू एंड कश्मीर मामले का मंत्री बना देते हैं, जबकि उनके सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार थी नेहरू की, और आप इन उसको सबका जवाब देती हूँ। अब नेक्स्ट राउंड में और बात करूंगी। संजय राणा जी, कई बड़ी बातें जो हैं आपने सुना, चाहे बात संजय मिश्रा जी की तरफ से कही गई हो या फिर संजीव कौशिक जी की तरफ से कही गई हो, इसे किस रूप में देखते हैं कि कहा जा रहा है कि आज के वक्त में स्थिति उल्टी है। पहले अगर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि संघ को दबाने की कोशिश थी, आज वही संघ विपक्ष को दबाने की कोशिश करता है, ये बड़ी बात कह रहे हैं संजय जी। गुड इवनिंग टू फेलो। पहले देखिए, ऐसा अगर संघ आज दबा रहा होता तो यहाँ पे विपक्षी पार्टियों के और विपक्षी पार्टियों के समर्थक बैठ के टीवी पे इस तरह की बातें ना कर रहे होते हैं, क्योंकि संघ जब दबाया गया था या संघ को दबाने की कोशिश कर रहा है या संघ इनको दबाने की कोशिश कर रहा, तो इनको याद होना चाहिए नेहरू जी ने हारमोनियम पे बैन लगाया था, मजनू सुल्तानपुरी को सिर्फ गीत लिखने के लिए जेल भेज दिया था, 29 किताबों पे बैन कर दिया गया था। और जिसकी चर्चा हमारे संजय भाई अभी कर रहे थे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मान्यवर इलेक्टेड और सिलेक्टेड गवर्नमेंट में अंतर होता है। जब वो मंत्री थे वो सिलेक्टेड थे, नॉट कि इलेक्टेड। और उस समय जो पूर्ण बहुमत आप बोल रहे हो, पूर्ण बहुमत नहीं था, इलेक्टेड बाय समबडी एल्स, उसको कहते हैं इलेक्टेड थे, उस पर नहीं जाना चाहते। देखिए, संघ एक संस्था है जो कहीं पे वक्त पे जब भी भारत की भूमि को, भारत के लोगों को, भारत की जनता को जरूरत पड़ी, वो सेवा भाव से हमेशा रहा। 47 का जब बंटवारा हुआ था, उसमें जो विभाजन से हमारे हिंदू सिख भाई वहां से आ रहे थे, उनकी मदद करना हो, पाक सेना की निगरानी करनी हो, 62 का युद्ध हो, 65 का युद्ध हो, चाहे आपका कोविड काल हो, इमरजेंसी हो, या उसके बाद के चाहे केरला के त्रासदी हो, चाहे बद्रीनाथ केदारनाथ का त्रासदी हो, हर में अपनी योगदान देता आया है। वो कोई राजनीतिक संस्था नहीं है। और पता नहीं विपक्षियों को क्या समस्या है कि उसके ऊपर टारगेट करना, ये बताइए आप। नहीं, राजनीतिक संस्था नहीं है संजय जी, लेकिन विपक्ष का यह आरोप रहा है कि राजनीतिक हस्तक्षेप और राजनीतिक भूमिका हमेशा से रही है संघ। नहीं, कहाँ भूमिका, ये बताइए कि मैं किसी कॉलेज में पढ़ करके आया हूं, मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं, कल को नेता बन जाओ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का गुनाह है क्या? दिल्ली यूनिवर्सिटी का काम है, संस्था है, वो एक कॉलेज है जहां से मुझे शिक्षा मिलती है। और हिंदू की शिक्षा, हिंदुत्व की शिक्षा, अपने धर्म की शिक्षा अगर लेकर के इंसान आता है, उसमें बुराई क्या है? बहुत सारी संस्थानें हैं। ये कहा जा सकता है कि आरएसएस वो वृक्ष है और बीजेपी उसकी छाया है। नहीं, आप छाया बोल लीजिए, पेड़ बोल लीजिए, उस पर क्या फर्क पड़ता है? अगर पेड़ और छाया की बात कर ले तो जिस पार्टी से कांग्रेस मिस्टर राहुल गांधी जीत के आए, उस किसके समर्थन से जीते? मुस्लिम लीग के समर्थन से जीते हैं। मुस्लिम लीग क्या था? जो पाकिस्तान बनाना चाहता, तो क्या हम बोल दें कि मुस्लिम लीग की छाया में जी रहे थे और पाकिस्तान की छाया में राहुल गांधी जी रहे थे? नहीं ना। तो आपको देखना होगा क्या चीजें हैं। तो अगर आप बात करते हैं कि हम देशभक्त है, दूसरी संस्था देशभक्त नहीं है, तो कांग्रेस के बारे में क्या बोला जाएगा? भाई, अंग्रेजों को द्वारा बनाई गई, अंग्रेजों के बिटवीन काम करने के लिए एक संस्था थी। अभी किसी व्यक्ति ने हमारे बात में बोला कि आरएसएस ने कोई काम नहीं किया। बताइए 1931 का, जिसमें हमारे भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी, अरविंद साहब आए थे और उम्मीद कर रहे थे महात्मा गांधी उनसे डिस्कशन करेंगे। 1931 के बाद ऐसी कोई एक बता दीजिए क्रांतिकारी काम हुआ हो? एक क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 का, उसके बाद कुछ नहीं हुआ था। तो देखना होगा किस संस्था ने क्या किया, काम किया। और आपकी बात पे संजीव जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे, उनका रिएक्शन एक ले लेते हो संजीव जी। मुस्लिम लीग की बात कर रहे थे तो हमें याद आ गया कि बंगाल में संघ के साथ ही मिलकर के सरकार बनी थी। शायद संजय भाई को भी जानकारी हो, लेकिन वो इस पे नहीं बोलना चाहेंगे। मैं लगातार एक बात कहता चला आया कि संघ की कार्यशैली, अभी कह रहे हैं कि संघ का कुछ लेना देना नहीं, यूनिवर्सिटी बता रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने तो एनजीओ बता दिया, ऐसा एनजीओ जिसका रजिस्ट्रेशन आज तक नहीं है, खाता बही नहीं है, कुछ लेन देन का हिसाब किताब नहीं है। एक संस्था है, संस्था से जुड़े हुए लोग धर्म के बारे में अपनी विचारधारा रखते हैं, अपने ग्रंथों को पढ़ते हैं, अपनी सभ्यता को जानते हैं, तो बुराई क्या है? मेरी बात तो सुन लीजिए। बुराई क्या वो एक बताइए? ऐसा एनजीओ है जो पूरे हिंदुस्तान में बोल रहे हो आतंकवादी, ऐसा एनजीओ जो देश के प्रधानमंत्री आपको पता है। लेकिन संजय राणा जी, संजीव कौशिक जी ने एक और बात इसके पहले कही थी कि शिक्षा पद्धति में शामिल करने की जिस तरह से बात कही जा रही है संघ के कुछ हिस्सों को, आर्य शिवानंद जी, तो वो ये कहा जा रहा है कि आखिर किन हिस्सों को शामिल किया जाएगा? नैना जी, मैं 30 सेकंड एक बात को ऐड करना चाहता हूँ जी। हर लोग बोल देते हैं हिंदू आतंकवाद, ये बता दीजिए मुस्लिम आतंकवाद बोलने की हिम्मत है कांग्रेसियों की? नहीं है। नहीं, शिवानंद जी तो हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लेकर बैठे हुए हैं। जितने दुनिया में बम फटते हैं मुसलमानों द्वारा फाड़े जाते हैं, तो बोलने की हिम्मत रखो ना। अगर आप सेकुलरिज्म की बात कर रहे हो, दोनों चीजों के
को बराबर देखते हो, हिम्मत रखनी चाहिए। आप हिंदू टेररिज्म की बात शिवानंद करते जी, हो। आपने हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द का इस्तेमाल करके एक बड़ी एक अलग तस्वीर पेश करने की कोशिश 2 दिन की। पहले संजय जी कह रहे हैं मैं- मुस्लिम मैं- आतंकवाद बोलेंगे क्या? आप 2 दिन पहले चिदम्बरम साहब ने क्या बोला कि वो तो अटैक करने वाले थे, लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी की कांग्रेस ने उसको रोक दिया। अरे ये विदेशियों की कांग्रेस है, ये नेहरू की कांग्रेस नहीं है, शिवानंद जी, ये हमारी कांग्रेस नहीं है, ये विदेशियों थे के ना। हाथ में- अरे आतंकवादी में कोई जात नहीं रहता है। तो आप हिंदू आतंकवाद कैसे कह आतंकवादी सकते हैं? है, हिंदू आप आतंकवादी। इस डिबेट में ही अपनी बात को बदल दे रहे हैं शिवानंद जी। पहला आतंकवादी शिवानंद नथुराम जी, गोडसे था, आप RSS अपनी का था, आप RSS का अपनी बात को कार्यकर्ता इसी था, डिबेट महात्मा में गांधी बदल जी रहे का हैं। हत्या किया। शर्म आना चाहिए चैनल, नेशनल चैनल पे बैठ शिवानंद के। जी, महात्मा जी। गांधी जी का हत्या हुआ है, नैना जी। अरे तो आप अभी कह रहे हैं एक महात्मा तरफ गांधी जी का आतंकवाद का RSS कोई धर्म नहीं नथुराम होता, गोडसे ने तो हत्या आपने किया है। हिंदू आतंकवाद का शब्द RSS कैसे लिया? किया है। बतौर हिंदू तमाम हिंदुस्तानियों की आपने तमाम सबकी आपने आस्था को कैसे ठेस पहुंचाया, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया। आप अभी कह रहे हैं कि भाई हिंदू आतंकवादी का कोई रंग नहीं होता, धर्म नहीं होता। मैंने वही पूछा ना, संजय राणा जी ने कहा आप मुस्लिम आतंकवाद का जिक्र करेंगे क्या? और आगे भी जांच होना चाहिए। हमारा सरकार आने के बाद जांच होगा, संजय राणा जी का और ऑडियो कड़ी करें। कार्रवाई होगा। छोड़ूंगा नहीं। कर्नल पुरोहित मेरे घर से 10 मिनट दूरी पे है। आपने हिंदू पहलगाम आतंकवादी है। हमले में जिन नथुराम लोगों की गोडसे, जान गई, आपने वीर उनको कभी कुछ सावरकर, नहीं कहा। अंग्रेजों के पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों का आपने जिक्र नहीं किया। जिस तरह से देश में अलग अलग जगहों पर घटना होती है, आपने मुस्लिम आतंकवाद का जिक्र नहीं किया। आप हिंदू आतंकवाद की परिभाषा करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू अनंत हूँ, अमित जी। लेकिन हिंदू आतंकवादी महात्मा गांधी जी को पहला आतंकवादी गोडसे जी थे। आज भी देखिए तो नैना आप जी, भी हिंदू हैं, तो क्या अगर आप भी आतंकवादी हो जाएंगे क्या? देखिए वैचारिक मतभेद होना अलग बात है। प्लीज ऐसे शब्दों से बचिए सर, प्लीज। देखिए नैना जी, नेशनल टेलीविजन पे अब बैठे एक हैं। नेशनल चैनल पे बैठ के शिवानंद जी आप गलत बात मत करिए। आप प्रज्ञा जी की बात कर रही है, साध्वी की, कोर्ट ने उनको, न्यायालय ने उनको बरी किया है। पुरोहित जी की बात कर रहे हैं, न्यायालय ने उनको बरी किया है। ये देखिए आपकी सरकार थी वहां पे, सेंट्रल में भी आपकी सरकार थी, महाराष्ट्र में भी आपकी सरकार थी, एनआईए जांच कर रही थी, लेकिन आप लोग के पास एक भी हिंदू आतंक का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला, जिसके वजह से न्यायालय को आज बरी करना पड़ा। शिवानंद जी, आपसे कुछ दिन पहले आपसे साध्वी प्रज्ञा की बात हुई थी। प्रयास कर रहे और चोर गद्दी चोर आप लोगों का अरे ओपन किया। अरे साहब शिवानंद जी, ये देश की 140 करोड़ जनता ये जान गई है कि एक नकली गांधी परिवार इस देश को किस तरीके से किस स्थिति में ले जा रहा है, पूरी देश की जनता जान रही है। नहीं, आप मुद्दों पे बात करिए शिवानंद जी। अलग दिशा की तरफ बात जाएगी शिवानंद जी, लेकिन आप हिंदू आतंकवाद का जिक्र बार बार करते हैं। वही बात है कि आप मुस्लिम आतंकवाद बोलेंगे, मुस्लिम आतंकवाद का जिक्र करेंगे क्या? गज़वा हिंद का आपने एक भी बार कभी जिक्र नहीं किया। कितनी बार बात कैसे बात कर रहे हैं? ये कह रहे हैं हिंदू आतंकवादी है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? संजय राणा जी, उपाधि थी आरएसएस और सोनिया गांधी उसकी लीडर है। बिल्कुल। हिम्मत है बोलने की मुसलमान आतंकवादी है, नहीं बोल सकते हो। अरे कांग्रेसियों की समस्या है, चाटुकारिता करते रहे, अपीसमेंट की पॉलिटिक्स आपको आती है। आपको पॉलिटिक्स अपीसमेंट के अलावा कुछ नहीं आता है। संविधान पढ़े हो, कितने पेज का है? कभी खोल के भी पढ़ लो शिवानंद जी। किताब दिखा संविधान कितने पेज शिवानंद का जी, नहीं पता संविधान है। पढ़ा है क्या? संविधान में लिखा था, वो जो सेकुलर लेके नहीं घूम लिखा रहे हैं, था। उसको पढ़ के इंदिरा गांधी देखिए। ने चोरी से संविधान में सेकुलर शब्द को जोड़ा था, किसी के दबाव में। और सुन लीजिए नैना जी, 3 लोगों के सलाहकार, तीनों मुसलमान। इंदिरा गांधी का सलाहकार मुसलमान, राजीव गांधी का सलाहकार मुसलमान, सोनिया गांधी का सलाहकार मुसलमान और प्रियंका गांधी का सलाहकार मुसलमान। भैया मुसलमानी सलाहकार तुम्हें मिलते हैं देश में? हिंदू नहीं मिलता, क्रिश्चियन नहीं मिलता। नहीं, हिंदू आतंकवादी हैं शिवानंद जी के अनुसार, और मुस्लिम जो हैं वो देशभक्त हैं। आपकी बात पे संजय मिश्रा जी कुछ कह रहे थे। संजय जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी जो बात आ रही है और जो हिंदू आतंकवाद की बात आ रही है, यदि कोई भी सरकार यदि किसी के ऊपर कोई आरोप लगाती है, उसकी जांच करती है, ठीक है, विपक्ष का काम है उस पर सवाल उठाना। आज की सत्ता में भी
आज की जो सरकार के द्वारा भी जो काम किए जा रहे हैं उसकी भी आलोचना हो रही है। विपक्ष ये कह रहा है कि हाँ भाई हमें गलत तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, पॉलिटिकल आरोप लगाए जा रहे हैं, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के निर्णय के ऊपर सवाल उठाना और उनको राजनीति में लाके घसीटना कि वो आरएसएस को खत्म करना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि आज नरेंद्र मोदी जी ने देश को भी शर्मसार किया, प्रधानमंत्री जी ने, यदि सरदार पटेल और नेहरू पे सवाल लेकिन उठा संजय मिश्रा जी, आज की कांग्रेस पे सवाल आपकी उठाते, सारी बातें आज के विपक्ष पे सवाल उठाते, एक तरफ में मुझे भी कोई रखते आपत्ति हुए नहीं थी। शिवानंद जी की क्या तरफ से सरदार- बार बार एक- हिंदू एक complete कर आतंकवादी लेंगे। या हिंदुओं को आतंकवादी Complete कहना, कर क्या आप लेंगे। उनके इस बयान का समर्थन करते हैं? मैं कंप्लीट कर दूं जरा 1 मिनट। क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस को देश का खतरा नहीं बताया था? यह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएं। ठीक है, मैं सरदार अनंत वल्लभ भाई जी, पटेल जी, ने मैं अनंत अमित जी से आरएसएस जवाब को लूंगी, देश के लिए लेकिन खतरा क्या बताते शिवानंद हुए जी का हिंदू बैन किया आतंकवादी था कि नहीं कहना किया बार था? बार बिल्कुल, हिंदुओं को नैना जी, आतंकवादी नैना जी। कहना क्या सही है? एक सेकंड सर, क्या आप इसका समर्थन करते हैं? आप नहीं शिवानंद जी प्लीज। संजय मिश्रा जी, आपसे सवाल है मेरा, क्या आप उनकी बात का समर्थन करते हैं? किसके बात का? अरे शिवानंद जी शिवानंद बार जी की बार बात हिंदू आतंकवादी का जिक्र कर रहे हैं, इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो, कोई भी आतंक की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। हाँ, क्योंकि ना कोई हिंदू हम तो जरा उनसे आतंकवाद कहिए ना, कहेंगे, एक ना बार किसी मुस्लिम मुसलमान आतंकवाद को का भी जिक्र आतंकवादी कीजिए कहेंगे। फिर, तो हिंदू आतंकवाद का जिक्र कैसे वो करेंगे? लेकिन हिंदुत्व की बात करने वाले लोग, हिंदुत्व की बात करने वाले लोग संसद से लेकर सड़क तक यदि आतंकी भाषा होगी तो फिर हम उसे क्या कहें? आप जरा ये बताइए मुझे। यदि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के द्वारा यदि इस तरह की बातें कही जाएंगी, चाहे वो बेशक चुनाव के मैदान में कहा जा रहा हो, जनता के बीच कहा जा रहा हो, तो आप सोचिए जरा उन्होंने उसे क्या क्या कहा? कहेंगे? उन्होंने कहा कि कुचलने की कोशिश की गई। अनंत विजय जी जी देखिए, नहीं, जब नैना जी शमशान क्या और- है, नैना नहीं, जी, सुनिए। नैना जब जी, हिंदू और मुसलमान संजय जी, की संजय जी, बात- अब हमारी बात सुनिए। आपने बहुत ज्ञान दिया। आ मैं रही हूँ देखिए संजय जी, राणा आप भी, राणा जी आ रही हूँ। आप देखिए, हम लोग पैनल पे 6 लोग बैठे हुए हैं और मुझे लगता है कि 6 लोग हिंदू हैं। ये बताइए संजय जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए, जो शिवानंद जी जो कह रहे हैं नहीं, हिंदू है हिंदू तो आतंकवादी आतंकवाद हो की गए बात क्या? कर रहे हैं, इसको आप स्वीकार करते हैं क्या? इसको आप स्वीकार करते हैं? इसका खंडन क्यों नहीं करते हैं आप? हमने और हमारे पार्टी ने बार बार कहा कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन मुसलमान ही आतंकवादी क्यों होता है? आप एक प्रमाण हिंदू आतंकवाद का बता दीजिए, सिंगल प्रमाण बता दीजिए हिंदू आतंकवाद का। आप इसका खंडन क्यों नहीं कर रहे? संजय मिश्रा जी, मैं संजीव कौशिक जी से ही पूछना नहीं, चाहता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि 2014 के बाद साहब, किस आप पे हमारे चर्चा प्रश्नों क्यों का जवाब दीजिए ना, 2014 पे आ इससे जाएंगे। स्पष्ट हो जाता है कि आपकी मानसिकता, आरएसएस की मानसिकता, संजय मिश्रा भाजपा जी, की आप मानसिकता हमारे सिर्फ प्रश्नों देश का को जवाब बांटना दीजिए। है, धर्म आप के हिंदू आधार पर। आतंकवाद को स्वीकार करते हैं क्या? यह बताइए। जो बार बार कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, हिंदू आतंकवाद की बात कर रहे हैं, आप इसका खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आप भी स्वीकार करते हैं क्या हिंदू आतंकवादी होता है संजय क्या? मिश्रा जी, एक लाइन में जवाब दीजिए। एक लाइन में जवाब दीजिए। मैं मैंने संजीव भैया से भी साफ-साफ पूछना कहा चाहता है। हूं। अब देखिए, आप लोग दोनों लोग राजनीतिक मैंने विश्लेषक हैं। साफ साफ कहा है कि हम किसी भी धर्म को आतंकवादी नहीं कह अरे तो सकते। खंडन आप- कर देते आप आप। खंडन ठीक है, करिए ना। ठीक है। आतंकवादी नहीं ये कह गोलमोल सकते। बात हो जाती है। संजीव आप- कौशिक जी, आप रिएक्ट कर रहे थे। नैना, स्क्रीन पे बार बार हम देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम का नारा लग रहा है, तो जो आरएसएस राष्ट्र प्रथम की बात कर रहा हो, वो आरएसएस 85% देश के दलित, आदिवासी, उन लोगों के लिए राष्ट्र प्रथम क्यों नहीं? आरएसएस प्रथम क्यों नहीं? कभी प्रमुख क्यों नहीं बनाया? मनुस्मृति की वकालत करने वाली आरएसएस, जो महिलाओं को हमेशा 2 दर्जे की मानती रही, वो आरएसएस कभी आयुष महिला को शिवानंद क्यों जी। नहीं आगे लेके बढ़ी? महिलाओं को क्यों नहीं आगे की? पूछना तो होगा ही। सामाजिक न्याय और आरक्षण के खिलाफत में हमेशा रही आरएसएस। क्या ये भी पढ़ाया जाएगा हमारी किताबों में? बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि आरएसएस की सोच क्या थी इस मामले में? क्या ये पढ़ाया जाएगा? घोर सांप्रदायिक और जातिवाद जिसका लगातार आरोप लगता रहा मैं आरएसएस इन पे, तमाम ये भी- सवालों के जवाब संजय राणा जी से लूंगी। आपके सवाल के वो जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन संजीव कौशिक जी, एक बात का जवाब आप भी देने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आरएसएस की विचारधारा हिंदुत्ववादी है, क्योंकि आरएसएस हमेशा हिंदुत्व की बात करता है, चीजों को आगे बढ़ाने की बात करता है, तो क्या इसी वजह से शिवानंद जी हिंदुओं को हिंदू आतंकवादी का नाम एक तरह से दे रहे हैं, ये परिभाषा गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? ना देखिए, ये हिंदुत्व और हिंदुत्ववाद की बात तब सामने आती है जब आप सारे लोगों को हिंदुत्व के छतरी में लाकर के राजनीतिक दोहन करना चाहते हैं। जब इसी राजनीतिक छतरी से बाहर निकलने की बात होती है, तो अगड़ा पिछड़ा, मैंने अभी तो कहा
क्या जवाब है आरएसएस के पास कि अभी तक 85% जो सबसे पिछड़े लोग हैं किसी को क्यों नहीं सम्मानजनक जगह पे उन्होंने बैठाया और जगह दिया? तो फिर वहां कहां चला जाता है हिंदुत्व? फिर वो हिंदुत्व हाशिए पे कैसे चला जाता है? नहीं तो क्या इसका मतलब हिंदू आतंकवादी हो गया? नहीं, हिंदू आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मैं स्पष्ट आपके सवाल अरे का तो जवाब ये भी तो बोलना चाहिए ना, अगर उनकी हिम्मत है। आप मुझे एक बात बताइए, जब जैसे ही बात कही कि मुस्लिम आतंकवादी है, इस्लाम आतंकवादी, इसका जिक्र करेंगे क्या उस परिभाषा का? तो वैसी बात आ गई कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। बिना किसी सोचे बहुत बेधड़क से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में हिंदुओं को कटघरे में खड़ना सबसे ज्यादा आसान हो गया है। क्या यही एक तरह से विपक्ष की राजनीति का हिस्सा बन चुका है क्या? हर धर्म में जो चरमपंथी हैं, हर धर्म में जो धर्म को सर्वा मान के वो उस लेवल तक चले जाते हैं जहां उनकी मानसिक स्थिति उस लेवल पे पहुंच जाती है कि मेरा धर्म और मैं ही सर्वोपरि, तो निश्चित तौर पे आतंकवाद वहां पैदा होता ही है। और ये सब धर्म में है। अरे लेकिन हिंदुस्तान को जब सर्वधर्म संभाव की बात कहते हैं, ठीक है, मैं संजय राणा जी से जवाब ले लेती हूँ। संजय राणा जी कई अलग अलग बिंदु एक बार फिर से दोहराए हैं संजीव कौशिक जी ने, उसमें कुछ एड ऑन भी किया है, क्या कहेंगे? मैं अपने नामारासी भाई की बातों से स्टार्ट करता हूँ जी। देखिए, आरएसएस को जब पटेल साहब ने बैन लगाया तो उसने एक बात लिखी थी, टू रूट आउट द फोकस ऑफ हेट एंड वायलेंस दैट एट वर्क एट आवर कंट्री एंड इंपीरियल द फ्रीडम ऑफ द नेशन। ये एक शब्दावली यूज की थी, उन्होंने कहीं भी नहीं बोला था इससे आतंकवाद फैल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जब चर्चा करते हैं वोट चोरी की भी बात हुई थी। भैया, वोट चोर देश का पहला व्यक्ति जो था हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जिनको एक भी वोट नहीं मिला था फिर भी प्रधानमंत्री बन गए थे। अब आते तीसरी बातों पे, देखिए मुंह खुले लोग बोल देते हैं हिंदू आतंकवाद, लेकिन किसी भी पैनलिस्ट की इतनी हिम्मत नहीं हुई मुस्लिम आतंकवाद बोलने के लिए। दुनिया में कहीं भी बम फटता है, वहां पे आतंकवादी का नाम मोहम्मद या कुछ और होता है, नंबर 3। नंबर 4, आप ये बता दीजिए कि चलिए मान लीजिए आरएसएस हिंदुस्तान में है, आरएसएस का ब्रिटेन में भी है, आरएसएस का पोलैंड में भी है, आरएसएस का स्विट्जरलैंड में भी है, आरएसएस का स्वीडन में भी है, आरएसएस का दूसरे कंट्री में भी है। आरएसएस वहां नहीं है ना, आरएसएस सिर्फ हिंदुस्तान में। वहां पे क्यों बम फटने लगते हैं? वहां पे क्यों आतंकवादी हमले होने लगते हैं? फ्रांस में कैसे किसी को मार दिया था, गला काट दिया था, क्योंकि उसने कार्टून बना दिया। जहां तक चर्चा हो रही थी आरएसएस की, देखिए कोई भी संस्था हो, संस्था है, संस्था ने अगर अच्छे काम किए उसको प्रेस करना चाहिए। और कांग्रेसियों के पेट में इतनी दर्द क्यों होती है कि ये आरएसएस की अगर तारीफ की जाए। नंबर 4, ये बताइए अभी इन्होंने क्या बोला, पिछड़े और दलित। भाई 1953 में काका केलकर की रिपोर्ट आई, 55 में चाचा नेहरू उस पे सो गए थे, इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी साहब 90 तक सोते रहे। भाई क्यों ने पिछड़ों के लिए काम कर दिया? भूल जाइए उसको। 2 व्यक्ति, बाबा साहब अम्बेडकर और राजेंद्र प्रसाद, दोनों पिछड़े थे, दलित थे। दोनों के साथ नेहरू जी ने अन्याय किया, नहीं किया? उनको हराने के लिए मुंबई तक चले गए और उस पार्टी से साथ समझौता कर लिया जिसको कम्युनिस्ट पार्टी बोलते हैं, और उनको 74,000 वोट ज्यादा मिलने के बाद भी हरवा दिया। नंबर 1, राजेंद्र प्रसाद जी का हाल क्या किया था? उनको राष्ट्रपति सिर्फ इसलिए कि वो मंदिर चले गए थे, कौन सा, गुजरात के एक मंदिर में, जहां पे नहीं चाहते थे नेहरू जी जाए। ये देख लीजिए वोट चोर कौन है, संविधान का चोर कौन है। 31 बार। लेकिन संजय राणा जी, आ रही हूँ आपकी बात पे। देखिए संजय मिश्रा जी और संजीव जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए, हिम्मत शिवानंद जी, फटता है वो मुसलमान होता है, उसका नाम अब्दुल होता है, कभी संजय, कभी संजीव, या कभी भी दूसरा नाम नहीं होता है, हमेशा नाम एक ही व्यक्ति का होता है। और हिम्मत करो, अपीसमेंट की पॉलिटिक्स मत करो, अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करके राहुल गांधी बन चुके हो। शिवानंद जी, नैना जी, देखिए आज भी एलओपी टिकुराम जूली राजस्थान के एलओपी है, वो श्री राम प्रभु के मंदिर जाने के बाद बीजेपी आरएसएस का कार्यकर्ता या नेता उस गंगा जल से धूके लेते हैं। मध्य प्रदेश में एक दलित नेता के ऊपर, मुंह के ऊपर लघु शंका करते हैं आरएसएस वाले। ये चलता है। राम प्रभु का पहला ताला आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने तो ताला तोड़ा है, और ये लोगों ने, नरेंद्र मोदी, ये 40 अलीबाबा 40 चोर पार्टी लेके चल रहे, एक भी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी के तरफ से एक भी लॉयर नहीं थे। शिवानंद जी, आप एक माननीय प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, ये आपका चाल और चरित्र बता रहा है। ये क्यों राष्ट्रपति मुर्मू जी क्यों नहीं बुलाया राम प्रभु जी को? बनाया मुर्मू जी को राष्ट्रपति? ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने बनाया, आपने बनाया क्या? इसके नाम पे नथुराम गोडसे, मापी वीर सावरकर, गोलवलकर सरकार, इसको उखाड़ के फेंकना चाहिए।
ये लोग जातिवाद करते, हिंदू संगठन, हिंदू आतंकवादी, आप पहला ये वर्ल्ड कांग्रेस की रिकॉर्ड औकात है क्या? नथुराम गोडसे, ये कांग्रेस की औकात है क्या उखाड़ के फेंक देगी? आज भी RSS 300 साल कभी भी महाराष्ट्र में शब्दों की दंगा नहीं मर्यादा, हुआ, प्लीज, नागपुर प्लीज। में दंगा एक-एक हुआ, करके। हिंदू आतंकवादी ने दंगा करवाया नागपुर में। शर्म आना चाहिए शिवानंद नेशनल जी, टेलीविजन पे बैठ शिवानंद के। जी, मैं पूरी शिवानंद तथ्य के साथ जी, बोलता हूं। शिवानंद जी, संविधान एक बार का नहीं, मतलब कई है, बार संविधान के मुझे रामलीला एक बात मैदान बताइए, आप लोगों ने हैदराबाद में जब अम्बेडकर का बम निंदा फटा, किया। सुनिए मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ वो कौन से हिंदू आतंकवादी ने कराया था? और कांग्रेस देखिए, यूपीए के कार्यकाल में हर दूसरे वक्त, हर दूसरे कुछ महीनों के अंतराल में एक के बाद एक, आगरा हो, जयपुर हो, एक लंबी फहरिस्त नजर आती है। किस हिंदू आतंकवादी ने करवाया था? प्लीज आप बार बार ऐसी बातें करके, आप प्लीज बार बार ऐसी आहत बातें करके आप लोगों को आहत कर रहे हैं शिवानंद जी। इसलिए हिंदू पुलिसों को मारे गए। उस टाइम मेरा मामा जी होम मिनिस्टर थे शिवराज बल चाकोरकर, जिम्मेदारी लेकर रिजाइन दिया। दूध का दूध, पानी का पानी, जांच होना चाहिए था। संजय उसमें भी राणा जी हिंदू का ऑडियो आतंकवादी थे, उसका जांच हो रहा है। आपको मुसलमानों पे ही आंसू आते हैं। हिम्मत है बोलने की, हिंदू आतंकवाद बोला ना, हम तो बड़ा शर्मिंदा है ऐसे हिंदुओं पे जो ऐसे पार्टी को वोट दे रहे हैं, वो उनको आतंकवादी कहता है और मुसलमानों के हिंदू आतंकवादी है और साथ ही हिंदू आतंकवादी। शिवानंद हुलियालकर जी, शिवानंद हुलियालकर जी, ऐसी क्या मजबूरी है आपकी, ऐसी क्या मजबूरी है आपकी कि आप सिर्फ एक चश्मा लगाकर बैठे हैं? क्या आने वाले वक्त में चुनाव है और आपको वोट बैंक जो है क्या उसके खिसकने का डर है कि आपको ये भरोसा हो गया कि हिंदुत्व का, हिंदूवादियों का वोट अगर बीजेपी को जाएगा, विपक्ष का क्या मुस्लिम वोट है? संजय मिश्रा जी, क्या प्रिय मोदी का आज का ये वक्तव्य और शिवानंद जी का बार बार मुस्लिमों का बचाव करते हुए अगर ये तमाम जो शब्द जो उनके वक्तव्य हैं, क्या आने वाले वक्त में जिन जिन इलाकों में चुनाव है क्या ये उसको देखते हुए दिए जा रहे हैं वक्तव्य? संजय मिश्रा जी। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मुझे एक बात पे आपत्ति है, और ये आपत्ति है मुझे। जी बोलिए सर। अच्छा, आपत्ति है मुझे सिर्फ और सिर्फ जो अभी संजय राणा जी ने बोला कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को मंदिर नहीं जाने दिया था नेहरू जी ने। इनसे पूछिए कि पढ़े लिख के आए हैं क्या नेहरू के क्या कारण से नेहरू को वहां पे मना करने का? हाँ, उन्होंने मना किया था, बिल्कुल फैक्ट है, बट क्यों मना किया था? उसके पीछे का कारण क्या था बताइए। उनका स्पष्ट रूप से ये मानना था कि ये सरकार का काम नहीं है, ये समाज का काम है। जिस समाज को मंदिर चाहिए वो मंदिर बना लेगा, जिस समाज को मस्जिद चाहिए वो मस्जिद बना लेगा, जिसे गिरजाघर चाहिए वो गिरजाघर बना लेगा। सरकार का काम स्कूल बनाना है, सरकार का काम सड़क बनाना है, सरकार का काम सुरक्षा देना है, सरकार का काम रोजगार देना है, सरकार का काम व्यवसाय देना है। जी, जिस तरह से आरएसएस जिस तरह से है, कांग्रेस का भी उसी तरह से सेवा दल चलता है, नहीं उलझना है। तो क्या सेवा दल भी इसी तरह से हिंदू आतंकवादी हो जाता है? मोदी की सरकार अपने नजरिए से देखना चाहती है। एक मजबूत लोकतंत्र की स्थापना नेहरू ने यूं भी नहीं कर दिया था, एक सोच के साथ किया था, एक समझ के साथ किया था। लेकिन ये षड्यंत्रकारी लोग जिन्हें आकर नेहरू को बदनाम करना है, पटेल को बदनाम करना है, नेहरू के नाम पर सरकार चलाना है। अरे भाई, अब 12 साल चला लिया, अब कितने साल नेहरू के नाम पर चलाओगे? अब देश की जनता के प्रति जो आपकी जवाबदेही है, आप खुद की जवाबदेही तो लो आ रही हूं मैं कि आपने क्या करना है। संजय राणा जी, आ रही हूं। इसलिए मैंने ये आपकी संजय मिश्रा जी, आपकी बात पे अनंत जी कुछ कह रहे हैं। अनंत अमित जी, आखिर कब तक विपक्ष की तमाम पिछली सरकारों को लेकर हमेशा बातचीत होती रहेगी? फिर संजीव जी का रुख करती हूँ। देखिए नैना जी, जिस तरीके से संजय मिश्रा जी उत्तेजित होकर जो भाषा और जो ज्ञान जो दे रहे हैं पूरी देश की जनता को, संजय जी आप ठीक है, आप अच्छा बोल रहे हैं, बोलिए, लेकिन विषय से विषांतर मत होइए और घुमाइए मत। मैं तो आज आपके माध्यम से ही पूछना चाहूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हुए, ये बताइए, मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं, आज कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब की मां और पिताजी को जिंदा किसने जलाया था? ये कोई पूछने वाला है क्या? ये हम आज पूछ रहे हैं आपके माध्यम से। वो कौन थी मुस्लिम लीग? वो किसकी बात कर रहे हैं आप? कौन से नेहरू की बात कर रहे हैं आप? आज हम जिन मुद्दे पे आए हैं उन मुद्दे पे बात करिए। आज देश
प्लीज। आर्थिक व्यवस्था में आज तीसरे चौथे पायदान पे पहुंचा है, दुनिया को एक नई राह दे रहा है हिंदुस्तान। ये माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश 11 वर्षों से जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, दुनिया में आज भारत का डंका बज रहा है। और आप एक नेशनल चैनल पे बैठ कर जिस तरीके बात कर रहे हैं, आज हम मुद्दे पे बैठे हैं संजय मिश्रा जी, 100 साल आरएसएस के संघ के ऊपर आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही हैं उन मुद्दों पे बात कर रहे हैं। ठीक है। देखिए, एक तरफ एक अलग प्रेम की बात होती है, दूसरी तरफ नफरत भरी जो बातें हैं वो उनका अंत नहीं होता। आर्यू संजय मिश्रा जी, शिवानंद जी, संजीव कौशिक जी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जिस टाइमिंग का, ठीक है 100 वर्ष तो हुए आरएसएस के, लेकिन इस बीच आने वाले वक्त में कई महत्वपूर्ण इलाकों में चुनाव है। बिहार चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है, अगले साल भी कई जगहों पर चुनाव है, अभी से ही चुनावी मोड में नजर आते हैं। पीएम मोदी का ये वक्तव्य क्या आने वाले वक्त में चुनावी मुद्दा बनता हुआ नजर आएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मजबूत सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता या सरकार चाहे तो सिक्का निकाल ले आरएसएस के नाम पे, या फिर डाक टिकट निकाले, या 100 के नोटों पर भी कुलवरकर साहब का फोटो छाप दे, उससे कोई एतराज नहीं है, वो छाप भी सकती है यदि ये पावर है तो। लेकिन इतिहास बड़ा निर्मम होता है। इतिहास किसी सरकार के हाथ में नहीं है कि किसी सरकार के द्वारा वो लिख दी जाए और फिर बच्चे लोग उस पर यकीन करें और वो पाठ्यक्रमों में शामिल कर दिया जाए। इतिहास लेखन लिखने वाले वो लंबी प्रक्रिया होती है और वो तथ्यों के आधार पर लिखा जाता है। आरएसएस को यदि पढ़ाना है तो ईमानदारी से उसके लिए भी इतिहास लिखा जाएगा, और उस इतिहास के साथ साथ वो सारी चीजें आपको रखनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में इतनी हिम्मत है कि वो दोनों पॉइंट को, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट को वो लिखे। यदि दोनों पॉइंट को लिखे कोई एतराज नहीं, लेकिन आप मनमानी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या ये आने वाले वक्त में चुनावी मुद्दा बनेगा? कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, कोई अहमियत नहीं देता। सब जानते हैं, ये कहने के लिए यहाँ कह लो कि आरएसएस कुछ नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन आरएसएस अपना हाथ खींच ले तो भारतीय जनता पार्टी औधे मुंह गिर जाए। दिल्ली के इलेक्शन में, हर स्टेट के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस तरह से आरएसएस नीतियां बनाती है, जिस तरह से घर घर जाकर के वो काम लेकिन क्या संजय कौशिक जी आप ये मानते हैं कि शायद यही आरएसएस बीजेपी को और मजबूत बनाती है, उसका ग्राउंड सपोर्ट और विचारधारा, और ये कहा जाए कि उसका तमाम मैनेजमेंट और यूनिटी, और ये तमाम ऐसे विषय हैं जो कांग्रेस से अलग बनाती है, क्योंकि यहाँ पर शायद परिवार का हिस्सा नहीं चलता? नैना, मैंने शुरुआती दौर में ही ये बात कही कि आरएसएस कितना मजबूत है और आरएसएस की भूमिका क्या हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी में जो नियम कायदे कानून लगा करके बड़े बड़े वरिष्ठ जिन्हें भारतीय जनता पार्टी का स्तंभ कहा जाता था, पिलर थे, वो निर्माणकारी थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको 75 साल का वो एज बार लगा करके किस तरह से उनको मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया गया। ये भी डाले जाने वाले थे। ये चतुर है, होशियार है, समझदार है, समय रहते हुए इन्होंने अपने आप को समेटा, खेला, देखा, उसके नतीजे क्या सामने आए लोगों ने देखा भी। तो हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी या खास करके मोदी जी बहुत सेंसिटिव और बहुत संवेदनशील तरीके से राजनीति करते हैं। उनके शब्दों में जान होती है, वो दूर की कौड़ी खेलते हैं, वो जानते हैं कि इस बात का असर कहां तक जाने वाला है, किस ट्रैप में सामने वाले उलझेंगे। चलिए, आपने कभी तो तारीफ की होगी। बिल्कुल, आपने स्वीकार किया, बहुत बड़ी बात है। जिसको अमित भाई धन्यवाद संजीव जी, इसी में है। तो उन्होंने जानबूझ करके पानी पे कंकड़ फेंक दिया है, बस ये चलता रहेगा, इसी तरह से चर्चा चलता रहेगा। चलिए, आपने कभी कुछ तो आपने स्वीकार किया, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। हाँ, ठीक है, लेकिन आपने फिर भी मेरे कुछ सवालों को बाईपास कर दिया। संजय राणा जी, मैं आप ही से समझने की कोशिश कर रही हूँ, जिस तरह से अभी कई बड़ी बातें इस डिबेट के दौरान भी हमारे कांग्रेस के पैनलिस्ट शिवानंद जी ने बातें कही, क्या इस तरह के मुद्दे आने वाले चुनाव में बड़ा रूप लेते हुए नजर आएंगे क्या? या पीएम मोदी का बार बार ये कहना कि आरएसएस को कमजोर करने की कोशिश की जाती रही है, उनका इशारा जिस ओर था, विपक्ष की तरफ था, विदेशी ताकतों की तरफ था, किस ओर था? क्या ये आने वाले वक्त में चुनावी मुद्दा बनेगा? देखिए नैना जी, अपने देश में हर 6 महीने पे चुनाव होता है, तो ऐसा नहीं कि चुनाव के वजह से कोई काम ना करे या कुछ बातें ना बोले। देखिए प्रधानमंत्री जी चुनाव के पहले बोला गया हर वक्तव्य, हर बड़ी बात चुनाव पर असर जरूर डालती है, ये बात आप भी बखूबी जानते हैं। नहीं, ये बातें देखिए, ये बिल्कुल डालेगी कि जिस तरह से हिंदू आतंकवाद की चर्चा कांग्रेस प्रवक्ता कर रहे हैं, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व कर रहा है, जिस तरह से मुस्लिम अपीसमेंट की पॉलिटिक्स हो रही है, जरूर उसका चुनाव पर असर पड़ेगा। और नो डाउट बार बार जो वोट चोरी की बात हो रही है ना, उस पर उसका भी असर पड़ेगा कि किसने वोट चुराया था। प्रथम तो चोर, हम बात पता ही है, प्रथम प्रधानमंत्री प्रथम चोर थे, तो उसमें हम चर्चा नहीं करते। आप चर्चा
करते आज के मुद्दे पे। संजीव भाई ने जैसे बोला है कि जो प्रधानमंत्री हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, वो एक समझदार व्यक्ति है, वो किसी भी बात को कहने और करने में कभी हिचकिटाते नहीं है, कोई भी सख्त निर्णय को भी लेने में कभी घबराते नहीं है। वो चुनाव के लिए कोई वक्तव्य नहीं देते हैं, वो देश हित में, समाज हित में, पार्टी हित में अपना काम करते हैं। पार्टी को अपना सेकेंडरी मानते हैं, समाज को अपना पहला मानते हैं। ये बताइए, कोई संस्था अगर देश के लोगों की सेवा कर रही है या देशवासियों की सेवा कर रही है, धर्म और जाति से ऊपर उठ करके उसकी तारीफ करने में क्या बुराई है? ये बताइए, कांग्रेस या विपक्षियों की समस्या क्या है? आरएसएस ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया? आरएसएस ने कहीं बम फोड़ दिया है? आरएसएस ने किसी किडनैप कर दिया है? आरएसएस कोई आतंकवादी को समर्थन कर रही है? आरएसएस कोई जाकर किसी के साथ बलात्कार कर रही नहीं कर रही? को हाथ में लिए माथे पर टिका रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आजकल कॉन्स्टिट्यूशन है या कौन सा जिसमें हिंदुओं को आतंकवादी कहा गया है। अरे नैना जी, मैं तो 10 सेकंड और लूंगा। ये बता दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में कितना पेज है ना, ये कांग्रेस प्रवक्ता को नहीं पता होगा। जैसे क्लास 12 फेल, जैसे क्लास 12 फेल राहुल गांधी है, वैसे ये भी है। मैं तो मुंह पर बोल रहा हूं, क्लास 12 पास ही नहीं राहुल गांधी। ऐसे मत उलझाइए किसी को, ऐसे मत उलझाइए किसी को। संजय मिश्रा जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो अभी आपका सवाल आया था कि चुनाव को लेके आरएसएस की तारीफ की जा रही है, मैं कह रहा हूं ये सवाल अपने आप में बहुत अहम रखता है। और इसका उदाहरण मैं पेश कर रहा हूं कि इस टर्म में आकर के तीसरी बार के प्रधानमंत्री को आरएसएस के सामने नतमस्तक क्यों होना पड़ रहा है, इसका कारण मैं बताता हूं। वो भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रधानमंत्री, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया था कि आरएसएस से हमारा कोई लेना देना नहीं, हम आरएसएस के भरोसे नहीं, वो प्रधानमंत्री क्यों नतमस्तक हो रहे हैं? उत्तर प्रदेश की 36 सीटें हारने के बाद दहशत पैदा हुई है आज देश में चुनाव को लेकर। और तीसरी बात एक और है, 75 वर्ष भी तो जो पूरे हो गए, बात पे संजय राणा जी हंसने लगे हैं, जो पूरे हो गए हैं। तो आरएसएस तो माई बाप है भाई भारतीय जनता पार्टी का, तो इनको कौन बचाएगा? सबसे बड़ा सवाल आपकी बात पे संजय राणा जी हंस रहे हैं। चुनाव का मुद्दा, उससे ज्यादा प्रधानमंत्री की। और एक बात तो साबित हो गया कि प्रधानमंत्री जी की कोई लोकप्रियता नहीं थी, कोई ढोल नहीं बज रहा था। आरएसएस के लोग आज शांत हो जाएं, प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता की पोल खुल जाएगी, जैसे उत्तर प्रदेश ने खोल दिया। संविधान को संजय राणा जी प्लीज लास्ट 10 सेकंड का रिप्लाई मुझे वाइंड अप करना नहीं किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो संविधान के साथ, ठीक है संजय मिश्रा जी सुन लीजिए। संजय राणा, ये कितने पेज है संजय बाबू? संविधान इसीलिए पेज बताओ, नंबर ऑफ पेजेस बताओ। संविधान को किसने तोड़ा? नेहरू खानदान ने, नेहरू गांधी ने तोड़ा ना 82 बार, या और किसी ने तोड़ा? ठीक है। देखिए मुझे लगता है कि अब ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। शिवानंद जी, अभी अब वक्त की कमी, अगली बार चर्चा करेंगे मुझे लग रहा है तब संविधान पर, जिसमें आपके वाले संविधान की परिभाषा में अगर हिंदुओं को हिंदू आतंकवादी ना कहा जाता हो, वो जरूर मैं समझने की कोशिश करूंगी। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आरएसएस का मुद्दा हमेशा से ही बहुत गरमाया हुआ रहता है। प्रधानमंत्री मोदी का आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर यह कहना कि उसे कमजोर करने की कोशिशें समय समय पर की जाती रही हैं, की जाती हैं, अभी भी अपने आप में बहुत गंभीर हो जाता है।